अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, जो बाइडेन आए और उनके आने से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और मशरिक़ वुस्ता में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि ईरान के हवाले से जो बयानात जो बाइडेन देते रहे हैं, क्या उसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होंगे या फिर उसमें एक चेंज आएगा। उसके अलावा जो इजराइल को लेकर या इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बिल्कुल बाइस्ड किस्म की पॉलिसी थी, क्या उसमें चेंज आएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी पेशरफ्त जो हो सकती है, जो एक्सपेक्ट की जा रही है, वो ये है कि सऊदी अरब को लेकर या मिडल ईस्ट के जो ममालिक है, अरब वर्ल्ड है, उसको लेकर जो बाइडेन की पॉलिसीज़ क्या होंगी। और इसमें ख़ास तौर पर बात करेंगे जो कि एक इंडिकेटर अभी सामने आ चुका है कि जमाल खशोगी का जो मामला था उसमें MBS को आगे आने वाले वक्त में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईरान को लेकर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और जबकि जो बाइडेन अपने ऑफिस में आ चुके हैं तो उनकी टीम की जानिब से क्या ऐलानात किए गए हैं। उनकी टीम की जानिब से ये कहा गया है, स्टेट सेक्रेटरी जो हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से जो नए हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर जितने भी हमारे फॉरेन पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो 2015 में ये डील साइन की गई उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, यूरोपीय यूनियन और ईरान इसमें शामिल थे। तो इन तमाम तर ममालिक से उन्होंने कहा कि हम मुशावरत करेंगे, तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने 2015 वाली जो डील है उसके ऊपर जाना है या फिर उसमें चेंज लेकर आना है या फिर उसको मजीद डेवलप करना है। जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया कि वो ये था कि हम लेंथन एंड स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जो ये डील है, जो ईरान के साथ मामलात हैं। अब ये इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ईरान की जानिब से जब 2015 में डील की जानी थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक इस्तेमाल किए गए। ईरान इस चीज़ में काफ़ी एक महारत भी रखता है और दीगर ममालिक के बिल्कुल बरक्स इसकी पॉलिसीज़, इसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको डील करने, टैकल करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान ने ये किया कि जब 2015 में डील होने वाली थी तो इसने मुख्तलिफ जगहों पर तंग करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ थ्रेट्स देना शुरू किए और उसका फ़ायदा इसको ये हुआ कि जब 2015 की डील साइन की गई तो उसकी एक्सपायरी डेट थी, मतलब कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए ये एक मुआहदा था। और ये जब इससे पहले डील होने वाली थी तो तब बात की जा रही थी कि परमानेंट किस्म का एक मुआहदा किया जाए, तो वो प्रेशर बिल्ड करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक एक्सपायरी डेट थी। यही वजह है कि जब ये बयान जारी किया गया जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेंथन करना चाहते हैं। और दूसरा जो लफ्ज़ यूज़ किया गया वो था स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब कि मजबूत करेंगे इस तमाम तर डील को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2018 में जब विड्रॉ किया गया तो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी और एक स्लोगन जो है उन्होंने जारी किया, कहा कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और उसको फोर्स किया जाएगा कि वो अपना ये प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर दे। लेकिन इसका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल इसके बरक्स हुआ और अब ईरान ने इन 2 सालों के अंदर इतनी तकरीबन अपनी जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसकी जो स्पीड थी उसको डबल कर दिया। और अब ये है कि इससे पहले हमने बात की भी थी कि ईरान ये अपना एटम बम बनाने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि यूरेनियम की अफजोदगी उसको 3.67% तक अलाउड थी, लेकिन वो 20% के करीब ले गया। और इसका जो एक टैक्टिक था, जो इसका ऐसे कह लें कि एक मकसद था, वो ये था कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि जब वो निगोशिएट करने के लिए आए तो उसके ऊपर एक प्रेशर हो कि ऑलरेडी ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अगर हमने इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान फिर अपने नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ जा सकता है और वो ये है कि वो एटम बम बना लेगा। तो इसके ऊपर जब ये विड्रॉ किया गया तो दीगर जो ममालिक थे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, तो इनकी जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जाता रहा और या एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की कि जो बहुत सारी कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल पैरा हो। इसके अलावा जो बड़ा टैक्टिक एक और यूज़ किया गया ईरान की जानिब से प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो ये था कि इन्होंने अपनी असेंबली से एक बिल जो है वो पास करवाया कि जो UN के इंस्पेक्टर हैं ईरान के अंदर जो फैसिलिटीज़ को चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए और कहा जाए कि आप मज़ीद चेकअप नहीं कर सकते। तो ये भी एक टैक्टिक था और यही वजह है कि जब ये बात की जा रही थी, जब ये बयान सामने आया तो अमेरिका की जानिब से ये एक जो बयानिया है, जो एक कह लें कि हिंट दिया गया, वो ये था कि हम चाहते हैं कि ये तमाम तर मामलात जो हैं उनको पीसफुल वे में आगे बढ़ाया जाए और जो पहले वाली डील्स हैं उनको या तो स्ट्रेंथन किया जाए और साथ में उनको लेंथन भी किया जाए। ये था ईरान का मामला। अब बात कर लेते हैं जो बड़ा की स्टेक होल्डर है, या ऐसे कह लें कि 2 एलाइज हैं जो करीब आते दोस्त हैं, उनकी बात कर लेते हैं, सऊदी अरब और इसराइल की। इसराइल की यह है
कि तमाम तर जो टेन्योर था सदर डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने बिल्कुल बाइस्ड वे में जाके बाइस्ड होकर इसराइल को सपोर्ट किया। सो कॉल डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो प्रपोज की गई, जिसमें वेस्ट बैंक का इलाका, गोलन हाइट्स का इलाका, गजा पट्टी जो थी वो आने वाले वक्त में, या ऐसे कह लें कि वो फ़लस्तीन से लेकर इसराइल के पास जो है वो दे दी गई। और दूसरा ये था कि एक दो स्टेट्स, मतलब कि जो इसराइल का अभी तक का बयानिया है वो ये है कि वो जितना भी इलाका है फ़लस्तीन का उसके ऊपर क्लेम करते हैं, और उनकी पॉलिसी भी इस तरह की हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ये किया कि उन्होंने उसके अंदर डिवाइड, उन्होंने फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर एटलीस्ट तस्लीम किया। यही वजह है कि जो अभी आगे जो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, जिनकी ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं इसराइल के अंदर, तो उनकी जानिब से नेतन्याहू के ऊपर तनकीद की गई कि सबसे बड़ा और बुरा काम जो किया है नेतन्याहू ने वो ये है कि फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अब जो जैसे ही जो बाइडन अपने ऑफिस में आते हैं तो इसराइल के जो एम्बेसडर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपॉइंट करदा थे, तो वो जब जा रहे हैं तो उन्होंने अपना जो है वो एक चेंज, अपना ट्विटर हैंडल उसको चेंज किया। और एम्बेसडर पहले जो था वो एक बिल्कुल नॉर्मल जो एक एम्बेसडर का स्टेटस होता है या जो ट्विटर हैंडल था, लेकिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक ये काम किया कि उन्होंने अपना वो जो ट्विटर हैंडल था उसका नाम चेंज किया और कहा रखा ये एम्बेसडर टू इसराइल, मतलब कि एम्बेसडर टू नॉट फ़लस्तीन, ठीक है, लेकिन इसराइल को एम्बेसडर वो उन्होंने प्रपोज किया। इसकी रीज़न ये थी कि जैसे ही जो बाइडन अपने ऑफिस में आए तो जो ऑफिशियल अमेरिका का जो ट्विटर हैंडल था यूएस एम्बेसी का अमेरिका में इसराइल के अंदर, तो उसमें उन्होंने लिखा कि यूएस एम्बेसी टू इसराइल, और साथ में गजा और वेस्ट बैंक का जो है उन्होंने इसमें उनको इंक्लूड कर दिया। तो उसके रिएक्शन के तौर पर जाते जाते जो डोनाल्ड ट्रंप के एम्बेसडर थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने फौरी तौर पर यूएस एम्बेसडर टू इसराइल जो है वो बीच में लिख दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को चेंज कर लिया। और उसके बाद जो यूएस एम्बेसी थी उनकी जानिब से एक वजाहती बयान भी आया कि ये जो एम्बेसडर हमारे ने ये चेंज किया था नाम, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इसराइल को लेकर या फ़लस्तीन को लेकर हमने अपनी पॉलिसी में चेंज लाया है, लेकिन इंडिकेशन जो हैं वो यही हैं कि ये एक वाज़ेह तब्दीली होगी। और जिस 22 लेवल पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को खुली छूट दी हुई थी, उस तरह की छूट जो है इसराइल को अब नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो वहाँ पर सऊदी अरब को क्या मुश्किलात होंगी। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जमाल खशोगी का केस जो है उसकी रिपोर्ट जो कि 2019 में इसको पब्लिक करने का हुक्म दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लैतो लाल का काम किया गया और उन्होंने इसको समहाउ इसको उन्होंने पेंडिंग पे रखा, इसको रिवील नहीं किया। तो अभी जो वहाँ पर जो नए जो नेशनल एजेंसी के जो हेड हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उसको वो पब्लिक करेंगे। इसका नुकसान ये होगा कि जो पार्डन के लिए अप्लाई किया था, रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरब ने, एक तो वो कबूल नहीं हुई और दूसरा ये है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब को, और ख़ास तौर पर जो कि आने वाले रूलर हैं, जो कह लें कि सुल्तान हैं सऊदी अरब के, उनके लिए, शाह हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए। और इससे पहले जो बाइडन जो है सऊदी अरब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, और ह्यूमन क्राइसिस जो है यमन के अंदर, इसको ख़ास तौर पर लेकर, और दूसरा यह है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे जो जीसीसी समिट थी उसके और G20 समिट थी उसमें जो कि ऐसे कहने होस्ट था सऊदी अरब, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया गया था, प्रेशर डालने की कोशिश की गई थी कि वो इसमें शिरकत ना करें। तो उसकी रीज़न ये थी कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरब उसके ऊपर कमिट करता रहा है, और ख़ास तौर पर MBS की जानिब से जमाल खशोगी का वाक़या और नासर अल जबीरी जो कि जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर क्लेम किया था कि सऊदी अरब के जो एजेंट हैं वो 20 के करीब में वो तादाद थी, वो कनाडा में भेजे गए और कनाडा के अंदर जमाल खशोगी को कत्ल करने के लिए। और ये अल जबीरी जो हैं ये वो बंदे हैं जो मोहम्मद बिन सुलेमान, इससे पहले जो नेक्स्ट इन लाइन थे शाह बनने के लिए सऊदी अरब के, वो थे मोहम्मद बिन नाइफ। तो मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर उसको लीड करते रहे हैं, तो उनके ये नायब थे नासिर अल जबीरी। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किस वजह से इन्होंने ये सामने आके बयानात दिए, जो कि राइटफुली इसके ऊपर केस भी चला और उसके ऊपर कन्विक्ट भी किया जाना था और इसके ऊपर रिपोर्ट भी जारी की जानी थी।
मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ, तो इसके ऊपर पार्डन का भी एक रिक्वेस्ट की गई थी जो कि डिनाई की गई और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अमल नहीं किया। तो आने वाले वक्त में जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। और दूसरा एक जो चेंज आएगा वो हो सकता है कि जो स्टेटस है हौसी बागियों को टेररिस्ट जमात डिक्लेयर करने का, उसके ऊपर यूएन ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट किया था कि अपना ये डिसीजन जो है उसको वापस लें, तो उसके ऊपर डिनाई किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडन जो है इसके ऊपर आकर काफ़ी जो पेशरफ्त करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, ये जो बड़े इजराइल, सऊदी अरब और ईरान जो बड़े की स्टेक होल्डर हैं, इनके बारे में जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको बताया कि इसको हिंट दिया कि किस तरह आने वाले वक्त में ये चीज़ें चल सकती हैं। एक्चुअली जब इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी तब ही मज़ीद चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी कि मामलात किस तरफ जाएंगे, और उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।